सो हेलो एवरीवन, स्वागत है वापस से आप सभी का JIGL के लेक्चर में। जहां हम पहले बात कर रहे थे कि ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है और कितने तरह के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। तो BNS की ज्यूरिसडिक्शन क्या है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ वो अप्लाई होता है, किन किन सिचुएशन में आई मीन। तो देखो, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डाउट तुम लोगों के मन में रह ही गया होगा, क्योंकि देखो उतना जो तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ ना। चलो फिर भी हम बात कर लेते हैं एक बार। इंटर टेरिटोरियल में हम ये लिख के रख लेंगे अपने पास कि कोई भी पर्सन हो, ठीक है, इंडिया की टेरिटरी में अगर ऑफेंस हो रहा है, कोई भी पर्सन हो, तो वो फर्स्ट वाले टाइप में आएगा और पनिशेबल होगा BNS के अंडर। ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, इसमें क्या होगा, कोई भी इंडियन सिटीज़न हो, भले ही वो कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी ऑफेंस करा हो उसने, तो भी वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आएगा और BNS के अंदर पनिशेबल होगा। कोई भी पर्सन हो जो शिप में या एयरक्राफ्ट में हो, किसी ऐसे वाले जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हो, तो हम उसे बोलेंगे कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आएगा और BNS के अंदर वो पनिशेबल होगा। कोई भी पर्सन हो, कहीं भी हो, लेकिन इंडिया के अंदर का कंप्यूटर रिसोर्स टारगेट कर रहा हो, फ़ोन या कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी भी तरह का कंप्यूटर रिसोर्स, और उसे नुकसान पहुंचा रहा हो, तो वो भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आएगा और BNS के अंदर पनिशेबल होगा। ये दो टॉपिक हो गए। अब हम जान लेते हैं कि इंटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। यानी कि कोई भी पर्सन हो, इंडिया की टेरिटरी में हो और ऑफेंस करे, लेकिन फिर भी वो BNS की जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा, BNS के अंडर वो पनिशेबल नहीं होगा। तो हम ये जानते हैं, ठीक है। ये हमारा बस बच गया था। तो एग्जेम्पशंस फ्रॉम, ये देखो मैंने क्या लिख दिया, एग्जेम्पशन लिख दिया यार सब्जेक्ट में। एक मिनट, एक्सेप्शन होता है ना, ये ज़्यादा मार्क्स के चक्कर में देखो ध्यान मेरा कहाँ रहता है। मैं इसे अभी सुधार देता हूँ। एक्सेप्शन ऑफ, खैर वैसे वो भी तो ठीक था यार, एग्जेम्पशन फ्रॉम या एक्सेप्शन ऑफ, चलो कोई बात नहीं, यही लिख लेते हैं हम। तो देखो कौन कौन इंटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा, यानी कि अगर ये बंदे जो यहाँ पे हैं और कोई ऑफेंस करते हैं फिर भी वो BNS के स्कोप में नहीं आएंगे, तो वो है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई भी स्टेट का गवर्नमेंट, और इन दोनों में एक कंडीशन है कि ये अपने ऑफिस में होने चाहिए। यानी कि ऑफिस से मेरा मतलब ये नहीं कि अपने कैबिन में होने चाहिए, ऑफिस का टर्म इनका चल रहा होता है। जैसे कि अगर प्रेसिडेंट की ये टर्म 5 साल की है, तो इन 5 साल के दौरान अगर ये प्रेसिडेंट कोई भी क्राइम करते हैं, कोई भी ऑफेंस करते हैं, तो वो BNS की जुरिस्डिक्शन में नहीं होंगे तब तक जब तक कि उन्हें उनकी पोस्ट से हटाया ना जाए। सेम चीज़ अप्लाई होगी गवर्नर के साथ। कोई भी फॉरेन सॉवरेन, फॉरेन कंट्रीज़, फॉरेन अथॉरिटीज़, ये सब भी, क्योंकि सॉवरेनिटी देखो हर कंट्री के पास है, तो सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हम उसे अगर BNS में सजा देंगे इंडिया के अंदर, तो वो उस कंट्री की डिसरिस्पेक्ट होगी। इसीलिए फॉरेन सॉवरेंस भी एक्सेप्शंस हैं इंडिया में। अगर मान लो ऑफेंस होता है किसी भी तरह का, तो ये भी एग्जेम्प्ट किए जाएंगे और BNS के स्कोप में नहीं आएंगे। फॉरेन डिप्लोमेट्स की जब हम बात करें और एम्बेसडर्स की, देखो एम्बेसडर्स तुम लोगों को पता ही होगा कि जो भी एम्बेसडर हैं वो किसे किसे कहते हैं, ये फॉरेन कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपने कंट्री में। जैसे कि मान लो पाकिस्तान का कोई एक एम्बेसडर हो जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हो इंडिया में, तो वो एम्बेसडर होगा। डिप्लोमेट्स ये तुम लोगों को पता ही होगा, मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता होगा। कोई भी एक फेमस डिप्लोमेट का नाम याद करो, जैसे कि डॉक्टर S जयशंकर, है ना। तो जो पॉलिटिकल नेचर में काम वाम करने के लिए दूसरे भी कंट्रीज़ में जाते हैं, मीटिंग्स वगैरह करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है, हमें बस इतना पता रखना है कि क्या एक्सेप्शंस होंगे इंटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के। तो वो प्रेसिडेंट होगा, गवर्नर होगा अपने ऑफिस के टर्म में, फॉरेन सॉवरेंस होंगे, फॉरेन डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर्स होंगे। तो देखो ये हो गया। अब आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। जिस क्राइम के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमने पिछला लेक्चर किया, जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, अभी हमें समझना है कि क्राइम कैसे होता है, क्राइम कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या चीज़ें लगती है एक क्राइम को बनने में। ये बस ऐसा नहीं है कि CRIME 5 वर्ड से क्राइम बन जाता है, कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो अब हम समझते हैं। तो देखो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं, ठीक है।
सबसे पहले क्या है ना, ये देखो, ये एक, अभी तुम्हें लगेगा नहीं लेकिन ये क्लियर हो जाएगा। चलो, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, ठीक है, चलो ये कोई लॉ कॉलेज है, ठीक है, और ये वैसा वाला लॉ कॉलेज है जो जंगल झाड़ के बीच में होता है। 3-4 गांव क्रॉस करने के बाद फाइनली हम जाकर थक हार कर यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और यहाँ से हमें ऑटो भी नहीं मिलती, ना ही कोई बाइक, ना ही कोई और भी ट्रांसपोर्टेशन के सोर्स आपके मिलते हैं। तो अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये अचानक से ऐसी लॉ कॉलेज की बात क्यों हो रही है। तो देखो, ये भड़ास मेरी ही है, ठीक है, मैं ही ऐसे लॉ कॉलेज से हूँ जो 3-4 गांव क्रॉस करने के बाद आता है। कसम से यार, मतलब मैं जंगल में एक पर्टिकुलर सी बिल्डिंग के अंदर पड़ रहा होता हूँ, और अगर मुझे वहाँ से जल्दी जाना हो तो वहाँ पे रैपिडो, ओला, उबर कुछ काम नहीं करेगा। किस्मत जब फूटी होती है ना, तो ऐसे लॉ कॉलेज में एडमिशन होता है इंसान का। तो यहाँ से पढ़ के एक इंसान जिसका नाम होता है पप्पू, ठीक है, यहाँ से पढ़ के ये एडवोकेट बन के निकलता है। अब तुम लोगों को पता ही होगा कि जो नए नए एडवोकेट्स होते हैं उनमें बहुत होती है चुल, ठीक है। अच्छा चलो, हम एडवोकेट की नहीं बात करते हैं, नहीं तो फिर डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी ना उनकी। तो हम ये लेते हैं कि पप्पू जो है उसने एडमिशन लिया है और अपने सेमेस्टर फर्स्ट में है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे होते हैं ना लॉ के, उनसे ख़तरनाक कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि वो अपने आप में ही भगवान समझते हैं खुद को। मतलब कहीं भी कुछ भी बिना मतलब के ही लॉ अप्लाई करने लग जाते हैं। तो अभी अभी इसने एडमिशन करवाया, 12th ख़त्म ही हुआ है इस बेचारे का, और स्टेटस लगा रहा है कि भाई, मतलब डीपी चेंज कर रहा है कि इन प्रोसेस लॉयर, ठीक है, लॉयर अपकमिंग, एडवोकेट अपकमिंग, बाइक में स्टिकर लगवा लिए दुनिया भर के। तो देखो, एक इसके गांव में एक पुलिस ऑफिसर है, एक पुलिस स्टेशन है पर्टिकुलर सा, वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर है, चिंगम नाम है उसका। तुम में से कई सारे लोग ये चिंगम को जानते होंगे, मोटू पतलू का एक कैरेक्टर है चिंगम। तो ये क्या करता है ना, अब इसकी नई नई चुल मची है, ये घूम रहा होता है गांव में अपने। तो एक कोई सी भी भैंस, चलो ठीक है, ड्राइंग के बारे में कुछ मत बोलना, ठीक है, ये मान लो भैंस है, ये उसकी, अरे यार ये कितना कुत्ता लग रहा है यार ये तो, चलो कोई बात नहीं, हम इसे ले लेते हैं, लिख देता हूँ ना कि बफेलो है। देखो, ये बफेलो है, ये पप्पू जा रहा होता है इधर से। यार ये तो गिरा हुआ बना दिया मैंने इसे, रुको रुको एक सेकेंड। ये देखो, ये है पप्पू, ये इसने चश्मा लगा रखा है, अभी लगेगा नहीं लेकिन धीरे धीरे मेरी ड्राइंग इम्प्रूव हो जाएगी। ये चल रहा है मस्त अपने गाने वाने गाते गाते। तो इधर से एक भैंस आती है और इधर से इसके पिछवाड़े पे मारती है। अब ये बेचारा बराबर हो जाता है लेट के, इसे लग जाती है ढेर सारी चोट। इसे आ जाता है गुस्सा कि अरे यार, तुमने आने वाले लॉयर को मार दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं क्या करूँगा तुम्हारे ऊपर, अब करूँगा केस और तुम्हें मैं अप्रोप्रिएट सज़ा दिलवाऊंगा भैंस। ये बंदा जोश जोश में चला जाता है चिंगम के पास। ये इससे कहता है कि भैया एफआईआर लिखो। अब इसकी फटी पुरानी हालत देख के चिंगम जैसे ही पेन लेकर अपने डेस्क पे बैठता है एफआईआर लिखने के लिए, इससे पूछता है कि क्या हुआ। अब ये बता रहा होता है कि देखो, मैं आ रहा था गाना गाते गाते। चिंगम ने लिखा कि हाँ, ये बंदा कहीं से आ रहा था, उसके बाद मुझे अचानक से लगती है चोट। अब चिंगम देखो शौक हो रहा है कि अच्छा ठीक है, ढंग से बताओ कि किस कैसे चोट लगी, अचानक से मैं कैसे लिख दूँ कि अचानक से कहीं से भी चोट लग जाती है तुम्हें। तो ये बताता है कि एक भैंस आती है और मुझे मार देती है। यहाँ तक उसने ध्यान से सुना था, लेकिन जैसे ही भैंस की बात हुई, चिंगम ने अपने मुंह से वो चिंगम थूक दिया इसके मुंह पे। अब पूछो क्यों? इसे आ गया गुस्सा कि यार, किसी की भी भैंस आके किसी को भी मारेगी तो क्या मैं एफआईआर लिखूंगा? मैं क्या इतना खाली बैठा हूँ क्या? तो अब ये हो जाता है शौक। इसे चिंगम बोलता है कि तुम लॉ स्टूडेंट हो, तुमने अपने कॉलेज की नाक कटा दी। कैसे लॉ स्टूडेंट हो तुम? तुम्हें इतना भी नहीं पता है? तुम्हें क्या इतना भी नहीं पता है कि क्राइम कमिट करने के लिए, ठीक है ध्यान से सुनना, क्राइम कमिट करने के लिए इंसान की ज़रूरत होती है।
इंसान की ज़रूरत होती है। देखो लिख लो। खैर अभी मत लिखो, मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैं दिखाऊंगा, तब उसे पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके या मेरे साथ साथ लेक्चर में लिख लेना। तो ये गुस्से में बोलता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि क्राइम कमिट करने के लिए सबसे पहले एक इंसान की ज़रूरत होती है। किसी की भी भैंस आके तुम्हें मार दे या तुम्हें कोई कुत्ता काट ले तो क्या मैं एफआईआर लिखने बैठूंगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ से इसके दिमाग की बत्ती जलती है और इसे समझ में आता है, अच्छा तो क्राइम करने के लिए सबसे पहला एलिमेंट हमें इंसान लगता है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि इंसान होना चाहिए। अगर मैं किसी एफआईआर को दर्ज करवाने जा रहा हूँ, अगर क्राइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या इंसान इन्वॉल्व है, क्या इंसान ने वो किया है, या हम पर्टिकुलर किसी जानवर वगैरह के बारे में तो नहीं लिखने जा रहे। यहाँ इसे थोड़ा बहुत, अब देखो इसकी क्योंकि हो गई थी चिंगम के सामने बेइज्जती, तो ये बेचारा अब थोड़ा मोड़ा गुस्से में, पता ही होगा थोड़ा मोड़ा ईगो, अभी भी फर्स्ट सेमेस्टर में है ना, तो अभी अचानक से इसका गुस्सा वुस्सा तो शांत तो नहीं होगा ना। तो देखो क्या होता है, अब ये एक दिन जा रहा होता है कहीं से, तो इसका दोस्त, ठीक है, इसका दोस्त है एक श्याम। श्याम अब ये बताता है पप्पू को, पप्पू पप्पू तुम्हें जो लड़का परेशान करता था ना स्कूल में, ठीक है, एक बुली है, उसका नाम है, चलो क्या नाम रख दूँ मैं, चलो अंकित नाम रख देता हूँ, ठीक है, ये अंकित बुली है। श्याम जाता है पप्पू के पास, ये कहता है पप्पू पप्पू तुम्हें जो लड़का परेशान करता है ना कॉलेज में, जो सीनियर तुम्हें परेशान करता है ना कॉलेज में सेमेस्टर 3 वाला, वो क्या बोल रहा था अपने दोस्तों के साथ कि मैं ना पप्पू को मिलके हम कोने में लेके बहुत मारेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने हमें आते जाते गुड मॉर्निंग नहीं बोला। देखो सीनियर्स ऐसा करते हैं, तुम बिल्कुल तुम्हें पता ही होगा या फिर जल्द ही पता चल जाएगा अगर तुमने अब तक कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है तो। वो 1 साल पहले कॉलेज में आ गए या 1 साल पहले पैदा हो गए, इनका उन्हें बहुत घमंड होता है, ठीक है। तो पप्पू ये सुनता है, अब इसे आ जाता है गुस्सा कि सीनियर है तो क्या हुआ, कुछ भी करेंगे, मुझे मारने की बात की उन्होंने, मुझे मारने का सोचा, उनकी इतनी हिम्मत, मैं भी लॉ पढ़ रहा हूँ, वो 1 साल सीनियर है तो क्या हुआ। अब क्योंकि चिंगम ने बोला था कि क्राइम करने के लिए इंसान की ज़रूरत होती है, अब इसे मिल गया इंसान, ठीक है। ये वापस से भागा भागा चिंगम के पास चला जाता है, कहता है कि भैया बैठो, ठीक है, एटीट्यूड में, लेकिन अभी भी भैया ही बोल रहा है क्योंकि देखो इसी के खिलाफ अगर दूसरे चार्जेस बुक कर दिए चिंगम ने तो इसकी तो एडवोकेट गिरी निकल जाएगी ना। कह रहा है कि भैया बैठो, अब तुम पेन उठाओ और अब जो मैं बोलूँ वो ध्यान से लिखो, और अब तुम्हें एफआईआर लिखनी ही पड़ेगी। लास्ट टाइम तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की थी, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, चिंगम बोलता है कि अरे यार ये फिर आ गया, ये उस गांव वाले लॉ कॉलेज का बंदा, ये हर रोज़ आ जाता है यार दिमाग ख़राब करने, सेमेस्टर 1 तो निकले इसका। अब ये बैठता है क्योंकि देखो चिंगम की तो ड्यूटी है, इसे तो सुनना ही पड़ेगा कि पब्लिक क्या कह रही है। ये कहता है कि मुझे मेरे दोस्त श्याम ने बताया, ठीक है, इतना तक उसने ध्यान से सुना, ठीक है, कि हाँ चलो श्याम भी एक विटनेस है, श्याम भी, तो उसका भी नाम इंक्लूड करा। मुझे मेरे दोस्त श्याम ने बताया कि जो मेरे कॉलेज का अंकित है वो अपने दोस्तों के साथ सोच रहा है कि मुझे कोने में लेके पीटेगा। तो कह रहा अच्छा, हाँ, चिंगम कह रहा कि अच्छा ठीक है, उसके बाद ये कह रहा कि अच्छा नहीं बस, उसके बाद क्या, हो तो गई बात, इंसान की तो बात की थी तुमने, तो इंसान तो अंकित है और उसके दोस्त है, तो अब क्या, लिखो एफआईआर। अब ये कह रहा कि अच्छा तो तुम जब बहस की रिपोर्ट करने को आए थे तो तुमने मन ही मन नहीं सोचा था कि अरे यार ये चिंगम कैसा ऑफिसर है, तुमने क्या मन ही मन मुझे गाली नहीं दी थी। अब ये बेचारा शर्मा रहा है, डर लग रहा है इसे कि अच्छा गाली तो दी थी मैंने मन ही मन, है ना, मन ही मन मैंने ये भी सोचा था कि मैं तो चिंगम को अगर मेरा बस चले तो मार दो जान से। तो चिंगम कह रहा तुमने ऐसा सोचा था कि नहीं सोचा था। ये कह रहा कि अच्छा हाँ सर सोचा तो था। तो चिंगम कह रहा है कि अच्छा तुम्हें भी अंदर कर दूँ फिर इसी बहाने। तो कह रहा नहीं नहीं मैंने किया तो नहीं ना, मैंने तो बस सोचा था।
तो वही चिंगम इसे कह रहा है कि तुम्हारा अभी तक तुमने बैरक नहीं छुआ है क्या, बस एडमिशन लिया और शुरू हो गए, एडवोकेट गिरी तुम्हारी शुरू हो गई। अभी अभी मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि पहला एलिमेंट इंसान होता है, दूसरा एलिमेंट तुम अब लिखो कि दूसरा जो एलिमेंट होगा वो होगा एक्टस रियस। ठीक है, अब तुम्हारी बुद्धि में तो ये एक्टस रियस गया नहीं होगा, तो मैं बता दूं कि सिर्फ मन में सोचने से नहीं होता है कोई भी क्राइम। सिर्फ मैं लिख देता हूं, सिर्फ यार ये पेन नहीं आ रहा। सिर्फ सोचने से क्राइम नहीं होता। अरे यार ये क्या लिख देता हूँ मैं, अच्छा सॉरी हाँ, मैं परेशान कर देता हूँ यार तुम लोगों को भी। सिर्फ सोचने से क्राइम नहीं होता। कुछ करना पड़ता है, आई बात समझ में, कुछ कुछ करना पड़ता है। अब इसके दिमाग की बत्ती जली कि अच्छा हाँ यार ये तो ठीक बोल रहा है, जोश जोश में मैं तो चला गया था एफआईआर लिखवाने, लेकिन उसने कुछ किया थोड़ी। अगर कोर्ट में बात चली भी जाती तो मैं कैसे प्रूव करता कि उसने ये सोचा है ना। उसके दिमाग का जो वो इविल इंटेंट था, जो उसके दिमाग का वो बुरा वो ख्यालात था, इविल इंटेंट, उसे मैं कैसे प्रूव करता। पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल टू प्रूव। ऐसी कोई सिचुएशन बनी ही नहीं थी जहां से मैं ये सोच के बता पाता ही नहीं कि अच्छा हाँ इसने सोचा होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ठीक है इतना सब कुछ हो गया, वापस से बेइज्जती हो गई बेचारे पप्पू की। तीसरे दिन ये फिर से अब खाली बैठा गांव के कॉलेज में बंदा, क्या ही पढ़ाई होगी वहाँ, है ना। तो एक दिन ये क्लास बंक करके आ जाता है। इसके घर के पास एक तालाब होता है। ठीक है, रुको मैं ज़रा ड्राइंग कर दूँ, मेरी ये गंदी ड्राइंग देख के कम से कम तुम्हें हंसी तो आती होगी। चलो इसी बहाने कुछ तो काम आ रहा है ये लेक्चर। ये है एक पॉन्ड। ठीक है, ये सोचता है कि चलो अच्छा कोई ना, मैं तालाब के किनारे बैठ जाता हूँ। ठीक है, पैर इसने नीचे कर दिया। अब ये बंदा यहाँ पे बैठा बैठा सोच रहा है कि अच्छा हाँ सबसे पहले क्राइम करने की ज़रूरत है अगर, तो ह्यूमन बीइंग लगता है। ठीक है, ये इसके दिमाग के ख्यालात हैं कि सबसे पहला जो भी है वो ह्यूमन बीइंग है। और दूसरा एक्टस रियस है, यानी कि एक्ट होना चाहिए, एक्टस रियस। अभी मैं बताऊंगा कि एक्टस रियस क्या है। गिल्टी एक्ट, ठीक है, गिल्टी एक्ट, कोई एक्ट होना चाहिए, सिर्फ सोचने से नहीं होता, सिर्फ सोचने से नहीं होता। ये इतना याद कर रहा था कि बगल से एक लड़का और जा रहा था। ठीक है, ये देखो इसके हाथ में लोटा है, इसके हाथ, अरे यार ये बंदे से बड़ा तो लोटा है यार। चलो कोई ना, अब तालाब के किनारे गांव में ये बंदा लोटा लेके क्या करने आया होगा तुम लोगों को पता ही होगा। ये बंदा जा रहा होता है, अब इसके हाथ से इसे लग जाता है और बस ये टपाक से करके तालाब में गिर जाता है। अब देखो, अब इसके दिमाग में आता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, तालाब में गिरा तो गिरा, लेकिन उस चिंगम को सबक सिखाने के लिए मुझे मौका तो मिला कम से कम, है ना। अब इसके दिमाग में आ रहा है कि तालाब में गिरा तो गिरा, लेकिन इसी बहाने अब मैं उस चिंगम को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ये वापस से भागा भागा चिंगम के पास चला जाता है। ये चिंगम का पुलिस स्टेशन और ये बंदा है चिंगम, ये गांधी जी का चश्मा इसका। चलो अच्छा टोपी देखो बना पाऊँ तो यार ये डिस्को डांसर लगेगा ऐसे। चलो कोई बात नहीं, ये ले लेते हैं चिंगम। स्टिकमैन्स की ड्राइंग यार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ज़रा सा एक ये बनाओ, बन गया एक इंसान, है ना, चिंगम। ये बंदा वापस से, क्योंकि छोटा है ना अभी सेमेस्टर 1 में है, तो अभी इसे इतना ही रखते हैं। चिंगम की देखो कितनी बड़ी बॉडी है, ये पुलिस ऑफिसर है इससे कहीं आगे। अब ये आता है इसके पास वापस से, कह रहा चिंगम, इस बार भैया नहीं कह रहा चिंगम, जाओ अपनी कलम उठाओ और अपनी डेस्क पे बैठो, तुम्हारी ड्यूटी है कि मेरी एफआईआर लिखो।
तुम बाहर क्यों घूम रहे हो पुलिस स्टेशन से? इस बंदे को आ जाता है गुस्सा, इसके दिमाग से देखो धुआं निकल, अच्छा छोड़ो, ये तुम्हें लगेगा कि इसके बाल हैं। धुआं कैसे बनाते हैं यार? ये धुआं, ये तो दिल बना दिया मैंने। छोड़ो फिर, तुम लोग गलत समझोगे, है ना। तो अब इसे आ रहा है गुस्सा कि आज तो इसकी खैर नहीं, वो तो मैं ड्यूटी में बंधा हुआ हूँ, वरना इसे मैं अभी अंदर कर देता। ये अब चिंगम क्या ही करेगा, इसकी तो लीगल ड्यूटी है कि अगर कोई भी बाहर से आ रहे हैं लोग तो उनकी बात सुने और उन्हें प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करें। अब ये तो भैया बोल नहीं रहा, डिसरिस्पेक्ट से बात कर रहा, अब कह रहा है कि अब तू लिख FIR। इस बार इंसान भी है, इस बार काम भी हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मन में सोचा गया है, इस बार इंसान भी है और इस बार काम भी हुआ है। अब तुम्हें FIR लिखनी पड़ेगी। अब यह बताता है केस कि मैं तालाब के किनारे पैर डुबा के बैठा हुआ था, मैं तुम्हारे ही बताए गए उन दिनों की बात याद कर रहा था कि कैसे क्राइम को कमिट करने के लिए सबसे पहले हमें ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत है, दूसरा गिल्टी एक्ट होना चाहिए, बस मन में सोचने से नहीं होगा। और मैं सोच रहा था कि तुमसे बदला कैसे लूँ, आज भगवान ने मुझे वो मौका दे ही दिया। उसके बाद ये गुस्से से पेन उठाता है, अब ये नरेट करना शुरू करता है कि मैं तालाब के किनारे बैठा हुआ था, एक बंदा लोटा लेके मेरे बगल से गुजर रहा था, उसके हाथ से मुझे लग गया और मैं तालाब में गिर गया, मुझे आ गई चोट, मेरा घुटना छिल गया। अब इस बंदे ने कुछ नहीं किया, इसे पता था कि ये आगे बकवास ही बोलेगा, इसीलिए इसने स्टार्ट ही नहीं किया था लिखना, बस नाटक कर रहा था। क्यों बेकार में अपनी पेन की इंक बर्बाद करे यार इसके लिए। तो देखो इतना सब कुछ हो गया, अब ये कह रहा है कि लिखो यार लिखो। अब ये गुस्से से इसे देख रहा, अब इसकी टोन हो गई शांत। अच्छा लिखिए सर, लिख लीजिए प्लीज़, लिख लीजिए, मैं तो मजाक कर रहा था, अच्छा भैया ही बोलूँगा आपसे। ये कह रहा कि तुम्हें कुछ पढ़ाया भी गया है कि नहीं अपने कॉलेज में, या तुम मुंह उठा के बार बार चले आते हो यार, तुम्हें सारे एलिमेंट्स मैं ही बताऊं क्या? अब ये बेचारा शॉक, अब कुछ बोल ही नहीं रहा, शर्म से इसका सर नीचे झुक गया। ये सोच रहा कि यार सारे एलिमेंट्स, ह्यूमन बीइंग भी था, एक्ट भी हुआ, तो क्या बच गया। अब चिंगम इसे बता रहा है कि क्या उस लोटे वाले ने तुम्हें जानबूझ के गिराया? क्या उसके दिमाग में ये चल रहा था कि तुम्हें गिराना है? वो कह रहा अरे भाई नहीं, काम तो गलती से हो गया था, वो तो गलती से टकरा गया था मुझसे, उसने कोई जानबूझ के नहीं किया, उसके दिमाग में तो ये था ही नहीं, उसके दिमाग में ये था ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट आता है मेंसरिया। मेंसरिया यानी कि कंडीशन ऑफ माइंड, ठीक है, कंडीशन ऑफ माइंड या पोजीशन ऑफ माइंड, यार क्या लिख रहा हूँ मैं, पोजीशन ऑफ माइंड वाइल कमिटिंग द ऑफेंस, ठीक है, वाइल कमिटिंग द ऑफेंस। यार क्या कर दे रहा हूँ मैं, ये कमिटिंग द ऑफेंस, ठीक है। तुम क्या सोच रहे हो किसी ऑफेंस को करते वक्त, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा था, जिसे ऊपर ऊपर से देखने में लग रहा है कि ये ऑफेंस है, क्या वो तुमने सच में किया है? क्या वो समझाऊं कैसे मैं, देखो तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, क्या तुम इसे गिराना चाहते थे? समझ रहे हो ना? तो तुम्हारा तो कोई इंटेंशन नहीं था, ये तुमसे हो गया बस। तो ऐसा माना जाएगा कि अगर कोई इंटेंशन तुम्हारा नहीं था उस एक्ट को करने के लिए, तो ये माना जाएगा कि तुमने वो एक्ट किया ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो इंटेंशन ही नहीं था। ये हमारे हो गए एलिमेंट्स। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ह्यूमन ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद काम होना चाहिए, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। तीसरा हमने पढ़ा कि मेंसरिया, यानी कि तुम दिमाग में तुम्हारे ये चलना चाहिए कि ये काम मुझे करना है। इतना तुम्हें एग्जाम्पल से क्लियर होगा, तुम्हें ये और क्लियर हो जाएगा जब तुम नोट्स देखोगे, ठीक है। सबसे पहले द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम हमारा टॉपिक है। सबसे पहला एलिमेंट है कि सबसे पहले ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है,
ह्यूमन बीइंग जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, ये होगा ही होगा। एक सेकेंड, वो कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा जुकाम था, हाँ, इसलिए मैंने बस रिकॉर्डिंग पॉज की थी। तो देखो, ह्यूमन बीइंग सबसे पहला एलिमेंट है, ज़रूरी है। और वो ह्यूमन बीइंग जो एक पर्टिकुलर मैनर में एक्ट करने के लिए ऑब्लिगेटेड हो। देखो, जब एक सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है ना, सोसाइटी, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सरकार का काम है कि सोसाइटी में कंडक्ट को मेंटेन रखना, ह्यूमन बिहेवियर को मेंटेन रखना। ह्यूमंस कैसे बिहेव करेंगे, क्या करने वाले हैं वो, क्या करेंगे, क्या नहीं करना है उन्हें, ये उन्हें मेंटेन रखना है। तो वो बंदा ऑब्लिगेशन में होना चाहिए कि उसे एक पर्टिकुलर कंडक्ट के साथ काम करना है। शुड बी अ फिट सब्जेक्ट फॉर अवॉर्डिंग पनिशमेंट। अब ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? क्या हर इंसान को पनिशमेंट नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। आगे ऐसे ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर सारे कंडीशंस भी मीट होंगे अगर क्राइम के, तो भी वो बंदा एक्सेप्शन में आएगा, उसे हम सज़ा नहीं दे सकते। जैसे कि कोई पागल आदमी हो और अगर वो तुम्हें ईंट उठा के मार दे रहा हो, तुम्हें चोट भी लग रही है, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी उसे पनिश नहीं किया जाएगा। वो एक्सेप्शंस है, हमारे जनरल एक्सेप्शन में आता है। तो अभी के लिए हम इतना ही बता रहे हैं वो, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि वो आदमी फिट होना चाहिए पनिशमेंट देने के लिए। वैसा कोई ह्यूमन बीइंग एक एलिमेंट में, सबसे पहले तुम्हारा फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ क्राइम में ह्यूमन बीइंग लगेगा। और ये जो दो कंडीशन है मैंने बता दिया, ये उतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि ह्यूमन बीइंग एक एलिमेंट है, क्राइम का फंडामेंटल एलिमेंट है, इसके बिना नहीं होने वाला है। कोई अगर जानवर कमिट कर रहा है कोई भी एक्ट, इंजरी, तो उसे हम नहीं पनिश कर सकते, वो बीएनएस में नहीं आएगा। दूसरा, मेंस रिया होना चाहिए। मेंस रिया से रिलेटेड एक लीगल मैक्सिम है, यानी कि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। ये देखो, अब तुम्हें अजीब लग रहा होगा मंत्रों की तरह कि ये भाई क्या ओम भूर्भुवः स्वः क्या हो रहा है ये, तो ये लीगल मैक्सिम है। लीगल मैक्सिम्स होते हैं लॉ में, ठीक है, ये लैटिन वर्ड्स वगैरह मिलाकर ये कुछ भी लिख देते हैं, उसके बाद इसका मतलब तुम्हें निकालना पड़ता है, ये तुम्हें याद करना होता है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि तुम इसमें ट्रांसलेट करो कि अच्छा किस भाषा में लिखा है, कैसे लिखा है, यहाँ कॉमा क्यों लगा है। बस इतना याद रखो कि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया एक लीगल मैक्सिम है, जिसका मतलब है कि सिर्फ एक्ट ही गिल्ट नहीं साबित कर सकता। यानी कि वो जो बंदा लोटा लेके जा रहा था, जिसके हाथ से उसे लगा और वो पॉन्ड में गिर गया, वहाँ एक्ट तो हुआ ना, उसके हाथ से लगा, लेकिन सिर्फ एक्ट, क्या वहाँ पे सिर्फ एक्ट काफ़ी था उसे गिल्टी प्रूफ करने के लिए? नहीं, वहाँ पर वो प्रूफ नहीं कर पाया कि वो बंदा सच में जानबूझकर ऐसा कर रहा था, उसने मेंस रिया फॉर्म ही नहीं किया था। द एक्ट अलोन डज नॉट अमाउंट टू गिल्ट। सिर्फ एक्ट जो है वो गिल्ट नहीं फॉर्म करेगा, एक्ट में हमेशा गिल्टी माइंड ज़रूरी होगा। अगर तुम्हारा गिल्टी माइंड है तो ही उसे हम बोलेंगे कि एक गिल्टी एक्ट हुआ है गिल्टी माइंड के साथ और एक ह्यूमन बीइंग ने किया है और इंजरी हुई है, तब जाके एक क्राइम बनेगा। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मेंस रिया क्या होता है। मेंस रिया को और भी समझने के लिए मेंस रिया के 3 पार्ट को हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी देखो मेंस रिया के, सबसे पहले देखो मेंस रिया मतलब ईविल इंटेंट, बुरे ख्याल, बुरी तुम्हारी होनी चाहिए सोच, बुरी नज़र वाले, तुम्हारा मुंह काला ऐसा करके तुमने देखा होगा वो ट्रक में, तो वो सबके लिए तो नहीं होता ना, उनके लिए जिन्होंने बुरा सोचा, जो बुरी नज़र से देख रहे हैं, तो वो बुरा इंटेंट ज़रूरी होना चाहिए। किसका? रॉन्ग डूअर का। यानी कि जिस पर हम चलाएंगे ट्रायल, वहाँ पर सबसे पहले ये प्रूव करना होगा कि तुम मेंस रिया था कि नहीं था, क्या तुम क्राइम करना चाह रहे थे कि नहीं चाह रहे थे, और भी कई सारे प्रोसेसेस वगैरह। तो मेंस रिया तुम्हें, मुझे लगता है कि अब तक समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ मेंस रिया देखो, सबसे पहले टाइप की इंटेंशन, यानी कि माइंड की क्या कंडीशन थी उस पर्टिकुलर टाइम में, जब ऑफेंस हो रहा था, क्या ऑफेंस हो रहा था और तुम वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है, लेकिन तुम्हारी माइंड की ये कंडीशन नहीं थी कि तुम ऑफेंस कर रहे हो या कुछ भी और, या फिर जैसे कि तुम देख रहे हो ऑफेंस को, मान लो तुम फंस गए वहाँ पे,
कि पुलिस आई और तुम ही को पकड़ लिया उसने, तो तुम क्या बोलोगे वहाँ पे? ये बोलोगे कि मेरा माइंड जो है वो ऑफेंस करने की कंडीशन में नहीं था, मैं बस वहाँ पे प्रेजेंट था, है ना। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी का अजॉल्ट करूँ, किसी के साथ रेप कमिट करूँ। तो कंडीशन ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है, और ये इंटेंशन में आता है कि आप उस वक्त क्या सोच रहे हैं जब कोई ऑफेंस हो रहा है, या फिर अगर कोई ऑफेंस किया जा रहा है या लग रहा है कि ये ऑफेंस कमिट हो रहा है और आप ही के द्वारा हो रहा है, तो आप वहाँ पे क्या सोच रहे हैं। इंटेंशन आपकी जो दिमाग में जो चल रही है वो बहुत ज़रूरी है जानना। और ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि किसी के दिमाग से वो मेंस निकाल पाएँ, लेकिन फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के बेस पे ये ढूंढा जाता है, ये पता लगाया जाता है कि ऐसी सिचुएशन में तुम क्या सोच रहे होगे वगैरह वगैरह। ये भी जो है हमारे ये पार्ट में नहीं है, ये एविडेंस एक्ट और फिर जितने भी जो भी कोर्ट को सही लगेगा उस हिसाब से होता है। तो वैसे कोई सिचुएशन वाले डाउट्स मत क्रिएट करना कि अगर ऐसा होगा तो कैसे होगा, तो कैसे पता करेंगे कि इसके माइंड में क्या चल रहा था। ये सब हमारा काम नहीं है, हाँ, ये सब लॉयर्स का काम है, ये सब कोर्ट का काम है, जजेस का काम है। तो अब देखो इसमें हमें एक और चीज़, सबसे पहले देखो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींच ली। मान लो ए नाम का कोई बंदा है, ठीक है, और बी इसका पड़ोसी है। बी बहुत अमीर है, इसके पास कैश ही कैश, गांधी जी हैं। इसने इनोवा कार ले ली, बड़ी सी, और ये इसके पास जाके शो ऑफ कर रहा है, वो भी इसकी प्यारी सी बीवी के सामने। यार बीवी कैसे बनाऊँ मैं, ये तो जोकर लग रहा है यार, बैटमैन वाला। चलो कोई बात नहीं, इसे तुम चोटी समझो, हाँ, ये चोटी है, ये है चोटी, और ये है बीवी इसकी। ये फ्रॉक पहनती है अभी, फ्रॉक पहनती है, थोड़ा बाल विवाह हो गया था इसका, राजस्थान वाला है ना। तो चलो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये इसकी बीवी के सामने फ्लेक्स कर रहा है ये गाड़ी। ये बंदा ऑफिस से आता है और देख रहा है कि बीवी भी मेरी इसके साथ अट्रैक्ट हो रही है, अच्छा गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए, ये तो इनोवा बहुत रईस है, मेरी ही किस्मत फूटी हुई है, मैंने इससे क्यों शादी कर ली वगैरह वगैरह। ये सब देख के इसे होने लगती है बी से जलन। आई बात समझ में? ये इसे बुलाता है अपने घर पे, ठीक है। जो लोग सामने से हंसते हैं और बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं उनसे बच के रहना, ठीक है। नहीं तो तुम्हें घर पे बुलाएंगे, चाय नाश्ता देंगे और तुम्हारी चाय में मिला देंगे जहर। तो बी क्या कहते हैं ना, अकेला नहीं आता है, क्योंकि इसने भी कहा था कि देखो भाई अगर अकेले आऊँगा तो मन नहीं लगेगा, तुम्हारी वाइफ भी है, तो एक काम करता हूँ मैं भी अपनी वाइफ सी को लेके आता हूँ। तो ये अपनी वाइफ के साथ आता है, ठीक है। एक बी आ गया, एक सी आ गया, और ये देखो 2 कप चाय रखी हुई है। ए ने क्या किया, जो बी वाली कप है उसमें मिला दिया जहर। ये क्या लिख रहा हूँ यार, इतना पिद्दे पिद्दे सा मैं। चलो थोड़ा बड़ा प्लेट बनाते हैं, ठीक है। ये है प्लेट अब, और ये है कप, और ये एक इसका कप, ठीक है। ये बी का कप है जो कि मेल है, और ये इसकी वाइफ का कप है जो कि फीमेल है, ठीक है। इधर है ए और बी। ए ने क्या किया, बी की कप में मिला दिया पॉइजन, कि आज तो मैं खेल ख़त्म ही कर दूंगा, ना ये बंदा रहेगा, ना मेरी बीवी जलेगी इससे। आई मीन जलेगी नहीं, बीवी तो नहीं जल रही, ना मैं जलूँगा इससे, ना मेरी बीवी अट्रैक्ट होगी इसकी तरफ। अब क्या होता है ना, बी और सी काफ़ी रोमांटिक होते हैं, ठीक है। अभी तुम लोग समझ जाओगे, जिस चीज़ की बंदी नहीं है हो जाएगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सी क्या करती है, अपने अपने कप से पीती है, ठीक है, और इसके कप में लिपस्टिक लग जाती है सी की। ये बड़ी सी कप है। मेरे वियर्ड से एग्जाम्पल यार, घर पे मत बता देना अपने, ठीक है। ये देखो इसके कप पे लग गई है लिपस्टिक, रुको रेड कलर वाली लगाता हूँ, ठीक है। लिपस्टिक लगाने में मुझे मज़ा बहुत आता है यार, मतलब यहाँ पे कप में तुम लोग गलत समझ लेते हो यार तुरंत। ये देखो ये लग गई लिपस्टिक, ठीक है। अब इसने क्या किया ना, यहाँ से ये इसे स्वैप कर दिया लिपस्टिक। इधर बी बात कर रहा है इसे,
ठीक है, बी और ए में बात चल रही है, लेकिन बी जो है वो तिरछी नज़रों से अपनी वाइफ को देख रहा है, ठीक है, बार बार ऐसे लेफ्ट राइट, हाँ इसे देख रहा है, फिर ऐसे बात कर रहा है, देख रहा है, बात कर रहा है। अब ये पी रही है, इसने दिखाया कि देखो लिपस्टिक लगा दी है पी के, तो चुपके से इसने स्वैप कर लिया। ए और बी को पता नहीं चला, नहीं पता चलता तो क्या बोलते हैं ना कि अरे यार कितने रोमांटिक है, गेस्ट बन के आए हैं और फिर भी ऐसे। तो ये जहर वाली जो है, इसीलिए बोलता हूँ हर जगह रोमांस नहीं करते बेटा। ये जहर वाली कब आ जाती है सी के पास। अब ये तो आराम से मस्त लिपस्टिक का टेस्ट लेके चाय को और भी मीठी बना के पी रहा है, और ये बंदी ज़्यादा रोमांस के चक्कर में बी वाला जहर पी लेती है गलती से, ठीक है। अब जब ये केस सामने आता है, जब इस प्यारी सी महिला की मृत्यु हो जाती है, तो ए ये डिफेंस लेता है कि मेरा तो कोई इंटेंशन ही नहीं था कि मैं सी को मारूं, इंटेंशन मेरा था ही नहीं कि मैं सी को क्या करूं, मार दूं। चलो अच्छा चाकू बनाता हूँ यार, ये क्या बना दिया मैंने चलो कोई ना, इसका तो कोई इंटेंशन ही नहीं था कि ये सी को मारे। तो तुम लोग मेंसरिया प्रूव कैसे करोगे, है ना। मेंसरिया तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्राइम का, बिना इसके ये प्रूफ ही नहीं होगा कि क्राइम हुआ है। तो मेंसरिया तो ये कह रहा है कि मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरा तो इंटेंशन ये था कि मैं बी को मार दूं, तो सी मर गई तो मैं क्या करूं इसमें, मेरा तो सी को मारने का कोई इंटेंशन ही नहीं था। तो तुम्हें क्या लगता है ये कोई ऐसा डिफेंस ले सकता है? सोच लो, थोड़ा बहुत सोच लो, है ना। और वो लिपस्टिक वाले रोमांस से बाहर आ जाओ भाई। देखो इसमें एक कंसेप्ट है इंटेंशन में, ट्रांसफ़र ऑफ मलाइज का, यानी कि अगर तुम चाहते हो किसी पर्सन को हार्म करना, लेकिन किसी भी सिचुएशन से वो हार्म किसी और को हो जाता है, तो तुम्हें ऐसे अकाउंटेबल किया जाएगा कि तुमने उसी पर्सन को हार्म किया है जिसे तुम हार्म करना चाहते थे, और क्राइम को मेंसरिया को माना जाएगा। भले ही ए चाहता था कि मैं बी को हार्म करूं, लेकिन सी को हार्म हुआ ए की वजह से, तो ये मानेगा कोर्ट कि हाँ ए ने बी को ही हार्म किया है, और वैसे ही ट्रायल चलेगा जैसे कि बी के मरने पे चलता। देखो, इंटेंट टू हार्म वन पर्सन इज ट्रांसफर्ड टू अनदर हु इज एक्चुअली हार्म और अकाउंटेबल फॉर द ओरिजिनल क्राइम। यह है ट्रांसफ़र ऑफ मलाइज का कंसेप्ट, जो कि इंटेंशन में आता है मेंसरिया में ही। अब तुम्हें हर एक कंसेप्ट के साथ तुम्हें मेंसरिया और भी क्लियर होते जाएगा कि मेंसरिया बनता कैसे है, मेंसरिया था कि नहीं था, ये तुम जज करने लग जाओगे सिचुएशन और केस को देख के। मेंसरिया में एक चीज़ आती है नेग्लिजेंस, इसे हम समझते हैं। देखो नेग्लिजेंस क्या होता है ना, यहाँ सबसे पहले मैं लिख लूँ कि नेग्लिजेंस, ठीक है। एक कोई सस्ता सा हॉस्पिटल है, यहाँ पे डॉक्टर वो है जो कि बड़े बड़े कैपिटल सिटीज़ में है, ठीक है, किसी स्टेट के कैपिटल या मेट्रो सिटीज़ में है। वहाँ पर वो बंदा अच्छे से ईमानदारी से काम करता है, क्योंकि वहाँ के जो भी हेड्स हैं वो इसे प्रेशर रखते हैं, तो वहाँ पे ये बॉस नहीं है। लेकिन ये बंदा जब किसी गांव में जाता है ना, ये बंदा बन जाता है यहाँ का करता धरता मारता सब यही बन जाता है, यहीं का वो बॉस बन जाता है। तो यहाँ पे उसे बहुत अच्छे से कि हाँ ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर साहब है, बाहर से आए हैं, यहाँ पढ़े हैं, वहाँ पढ़े हैं, दुनिया भर की तारीफ़ें एक बंदे की बीवी को, ठीक है। ये बीवी बनाऊँगा फिर तुम लोग बोलोगे कि सींग बना रहे हैं। यार ये कब सीखूँगा मैं लड़की बनाना, लड़की ना बनी ना बंदी बनी, कोई बात नहीं। ये लड़की है कि पूछना लग रही है यार ये, चलो कोई बात नहीं। इसके ब्रेन में, अरे एक सेकेंड समझने वाले समझ गए, ठीक है। देखो इसके ब्रेन में हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। इन्हें बेचारे भोले भाले बच्चों को पता नहीं था ना कि क्या हो गया इनके दिमाग में, तो ये इसके ब्रेन की सर्जरी करवाने के लिए इस गांव के हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस इंसान है यहाँ का। लोगों को पता नहीं है कि इसे यहाँ वहाँ पर यानी कि बाहर के शहरों में रद्दी के भाव नहीं पूछते, लेकिन ये बंदा यहाँ पे बॉस बना फिरता है। इस बंदे ने देखो लड़की को लेटा दिया,
ये लड़की की चोटी उधर, अरे यार ये सींग बन जाते हैं बार बार मुझसे। देखो यहाँ पे लगाया कट दिमाग में, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया कट, क्योंकि इसे पता चल चुका था, इतना पता चल चुका था कि इसे ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम है, तो इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। कट लगा दिया, सर्जरी भी अच्छे से करी, बिल्कुल अच्छे से करी। अब बाहर से आया है, कुछ तो सीखा होगा ना। लेकिन क्या होता है ना, एक छोटी सी नीडल, छोटी सी नीडल इसके दिमाग में ही रह जाती है और ये ऊपर से टाँके लगा देता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बस एक छोटी सी नीडल इसके दिमाग में रह गई है और इसने ऊपर से टाँका लगा दिया है और इसे डिस्चार्ज कर दिया। कुछ दिन के बाद उसकी वजह से इसकी हो जाती है डेथ। अब ये बंदा बौखलाए हुए इस डॉक्टर पे कर देता है केस कि इसने मेरी बीवी की हत्या कर दी। ये डॉक्टर क्या डिफेंस लेता है कि मैं तो चाहता ही नहीं था कि इसकी बीवी की मृत्यु हो, मेरा तो कहीं से भी कोई इंटेंशन नहीं था, मेरी तो कोई मतलब, जैसे उसमें हुआ ना कि मैंने इसको नहीं मारा, ये नहीं मरी, आई मीन ए नहीं मरा और क्या नाम था यार उसमें, हाँ बी नाम था, बी नाम था नेबर का, है ना। तो बी की डेथ नहीं हुई, सी मर गई, तो बी को मारने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। अब ये क्या बोलता है, मेरा तो किसी को भी मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, ये तो बस हो गया, छोटी सी नीडल अंदर रह गई, बस हो गया मुझसे, मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं था ना, ना ही उसके हस्बैंड को मारने का, ना ही इसको। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कहता है ना, तुम्हारी लीगल ड्यूटी थी कि तुम रीजनेबल केयर करो, ठीक है, रीजनेबल केयर, जो कि एक रैशनल आदमी, एक आम आदमी जितना ध्यान रख सकता है तुम उतना ध्यान रखो जब तुम अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने नेग्लिजेंट एक्ट किया और तुमने नीडल को उसके दिमाग में घुसा दिया, आई मीन छोड़ दिया। ये बहुत ही नेग्लिजेंट एक्ट है, तुम्हारे ये प्रोफेशनल कंडक्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, तो तुम बिल्कुल लायबल होगे। आई बात समझ में? तो तुम्हारा मेंसरिया फॉर्म हुआ है, क्योंकि नेग्लिजेंस के हिसाब से अगर तुम्हारी ड्यूटी है केयर करना, ठीक है, अगर तुम्हारी ड्यूटी है केयर करना और तुम केयर नहीं कर रहे हो तो वो मेंसरिया फॉर्म करता है, तो वो नेग्लिजेंट एक्ट होता है और नेग्लिजेंट एक्ट मेंसरिया फॉर्म करेगा, ठीक है। ये था मेंसरिया का दूसरा पार्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा इंटेंशन, दूसरे बार हमने पढ़ा नेग्लिजेंस। अब हम पढ़ते हैं रेकलेसनेस, जो कि मेंसरिया का तीसरा पार्ट है, आई मीन तीसरा टाइप है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये कोई बंदा है, यहाँ पे मैं वो टोपी बना सकता हूँ जो मैं चिंगम के लिए बना रहा था। ये तो चोच लग रही है यार, मुझसे ड्राइंग क्यों नहीं होती है। हाँ ये हुई बात। अब ये है चश्मा, ये है इसका नाक और ये है इसका भयानक सा मुँह। यार ये तो क्रीपी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ये है मस्त, इसकी बॉडी टेढ़ी ही है ये, क्योंकि अभी इसकी हरकतें मैं बताऊंगा तुम्हें। ये बंदा केटीएम लेता है, ठीक है। इतने से तुम समझ गए होगे कि इसने टोपी क्यों पहनी है, ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है। दिस इज़ अ छपरी गाइज, ठीक है, एक छपरी बंदा है ये। क्या करता है ना, ये केटीएम लेता है, नया नया जोश इसका, चल जाता है ये हाईवे में, ठीक है। ये है हाईवे का डिवाइडर, ये है इस साइड से जाने के लिए, ये है इस साइड से आने के लिए। ये बंदा केटीएम लेके इधर से रॉन्ग साइड से घुस रहा है इधर और चल रहा है 100 की स्पीड में, और इसने यहाँ पे लगा दिया है एक कैमरा जो कि इसे हेल्प कर रहा है व्लॉगिंग करने में, ठीक है। व्लॉगिंग में ये बंदा मस्त शो ऑफ कर रहा है कि मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूँ, 100 की स्पीड से जा रहा हूँ, ये मज़े ले रहा है एकदम बिल्कुल हवा से इसकी टोपी उड़ जा रही है, लेकिन इसे कोई मतलब नहीं है। आगे चल के क्या होता है ना कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची रोड क्रॉस कर रही होती है,
और ये बंदा उसे ठोक देता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये केस कोर्ट में जाता है तो ये बंदा कहता है मेरा तो कोई इंटेंशन ही नहीं था कि मैं उस बच्ची का मर्डर कर दूं, आई मीन उस बच्ची को डैमेज कर दूं। आई बात समझ में? मैं तो चाहता ही नहीं था कि वो बच्ची को चोट लगे या कुछ भी हो या कुछ भी बुरा हो। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा भले ही तुम नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हें इतना पता था कि मेरे ऐसे एक्ट से ये हो सकता है, यानी कि सरकमस्टेंसेस जो थे, सरकमस्टेंसेस, यार क्या लिख दिया सर्कस मैंने, सरकम, जी यार शर्म आनी चाहिए मुझे तो, सरकम, देखो यू नहीं हो रहा है, सरकमस्टेंसेस वर, यानी कि फोर्सिएबल, 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 यानी कि तुम्हें इतना अंदाज़ा लग रहा था कि मेरे एक ऐसे एक्ट से कि मैं 100 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहा हूँ और रॉन्ग साइड चल रहा हूँ तो कुछ बुरा हो सकता है, भले ही तुम चाहो या ना चाहो, भले ही तुम चाहो या ना चाहो, ये एक्ट हो सकता है। तुम इतना तुम जानते थे, तुम एक रैशनल पर्सन हो, तुम्हें इतना पता था कि ये ऐसे हो सकता है मेरे ऐसे करने से। तो इसे अगर हम प्रॉपर डिफाइन करें ना, देखो, फोरसीज द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंस दैट इज़ नॉट डिजायर्ड, भले ही तुम वो कॉन्सिक्वेंस चाहो या ना चाहो, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे एक ऐसे एक्ट से ऐसी कोई पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस हो सकती है, कोई ऐसा आ सकता है सिचुएशन कि मैं बाइक ना संभाल पाऊँ, कोई बीच में आ जाए, कोई गाड़ी सामने से आ जाए, उसे इतना पता था कि वो रॉन्ग साइड चल रहा है। तो भले तुम पॉसिबिलिटी जानते हो, लेकिन और वो पॉसिबिलिटी तुम चाहते नहीं हो, डिज़ायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो होता है, तो तुम ऐसा माना जाएगा कि तुमने एक रेकलेस एक्ट किया है, जानते हुए भी जानबूझ के तुमने लापरवाही बरती है। ठीक है, तो भी तुम मेंसरिया फॉर्म कर रहे हो, तुम बिल्कुल ही गिल्टी माइंड के इंसान हो। तो मेंसरिया में इंटेंशन अगर तुम्हारा बन रहा है तो तुम मेंसरिया फॉर्म कर रहे हो, यानी कि गिल्टी माइंड फॉर्म कर रहे हो। नेग्लिजेंट एक्ट अगर तुम कर रहे हो, जहाँ तुम्हारी ड्यूटी है कि मैं ख्याल रखूँ लेकिन नहीं रख रहे हो, तो वो नेग्लिजेंट एक्ट तुम्हारा मेंसरिया फॉर्म कर रहा है। भले ही तुम चाहो ना चाहो, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे एक ऐसे एक्ट से ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिर भी तुम उस एक्ट को किए जा रहे हो, तो तुम रेकलेस एक्ट कर रहे हो, यानी कि तुम बिल्कुल ही लापरवाह इंसान हो, लापरवाही का काम कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया मेंसरिया। हमने समझा कि क्राइम के एलिमेंट में सबसे पहले ह्यूमन बीइंग आता है, दूसरा मेंसरिया आता है, तीसरा कुछ होना चाहिए, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से कुछ होना चाहिए। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें ये है कि एक बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का, गवर्नमेंट ऑफिसर का एक बॉडीगार्ड है जिसकी ड्यूटी है, इसकी ड्यूटी है कि कोई भी सिचुएशन हो गवर्नमेंट ऑफिसर को आई मीन सेफ रखे। इसको सेफ रखने के लिए जितने भी पॉसिबल मेजर्स होंगे ये बॉडीगार्ड लेगा, इसकी ये ड्यूटी है। मैं क्योंकि बहुत ही बुरा आदमी हूँ और मैं तुम्हें लास्ट सारे लेक्चर से बता रहा हूँ कि मेरे पास 100 रुपये की प्रॉपर्टी है। 100 रुपये की प्रॉपर्टी से मैं क्या करता हूँ ना, इस गवर्नमेंट ऑफिसर को मारने के लिए फिरौती के 50 रुपये दे देता हूँ किसी एक पर्सन को। मान लो अंकित को दे दिया, ठीक है, अंकित को मैंने 50 रुपये दे दिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की गवर्नमेंट ऑफिसर को, और जो बचा हुआ 50 रुपये है वो मैंने बॉडीगार्ड को दे दिया कि जब अंकित इसे मार रहा हो तो तुम कोई भी मेजर्स मत लेना, तुम अपनी ड्यूटी मत निभाना, प्रोटेक्ट मत करना उन्हें। ठीक है, तो अंकित जाता है इसके पास, इसकी कन पट्टी पे गन तान देता है। बॉडीगार्ड की तरफ गवर्नमेंट ऑफिसर बड़ी ही उम्मीद से देखता है, लेकिन बॉडीगार्ड बोलता है ना बेटा ना,
मैं कुछ नहीं कर रहा। वो चुपचाप अपनी लिप्स पे उंगली रख के मौन हो जाता है और वहीं पे मेडिटेशन करने लग जाता है। ठीक है, वहीं वो साधना में विलीन हो जाता है, अपने भगवान को याद करने लगता है, राधे राधे का जप करने लगता है बॉडीगार्ड, और ये बंदा चुपचाप से उसकी हत्या करके निकल लेता है। बाद में जब सिचुएशंस पता चलती है, बाद में जब सीसीटीवी देखी जाती है, तो बॉडीगार्ड को कोर्ट के कटघरे में पेश किया जाता है। ये मैं बनाता हूँ, अच्छा यार चलो एक छोटा मोटा कटघरा मैंने बना दिया, और ये है बॉडीगार्ड और ये है माइक इसके मुंह के पास। अब इस बंदे से चीख चीख के कोर्ट सवाल करती है कि तुमने गवर्नमेंट ऑफिसर की जान क्यों नहीं बचाई, तुमने क्यों नहीं मेजर्स लिए, तुम लायबल हो क्राइम के। ये कहता है कि क्राइम में सबसे पहला एलिमेंट ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, अब ये ह्यूमन बीइंग है। दूसरा एलिमेंट मेंसरिया होना चाहिए, मेंसरिया होना चाहिए, इसका मेंसरिया भी है। तीसरा एक्टस रियस, एक्टस रियस यानी कि गिल्टी एक्ट होना चाहिए। लेकिन मैंने तो कोई एक्ट किया ही नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो चुपचाप बैठा था, मैं तो साधना में अपने प्रभु को याद कर रहा था, मैंने तो कोई एक्ट ही नहीं किया, तो मुझे इस कटघरे में क्यों खड़ा किया गया। अब कोर्ट इसके मुंह पे मारता है तमाचा, लीगल तमाचा, और कहता है कि एक्टस रियस में, एक्टस रियस में सिर्फ चीज़ों को करना यानी कि टू डू गिल्टी एक्ट, ये तो आता ही आता है। लेकिन अगर तुम्हारी ड्यूटी है और तुम उसे पूरा नहीं कर रहे हो, तो वो भी एक तरह से एक एक्ट है, एक्ट ऑफ नॉट डूइंग समथिंग, यानी कि एक्ट ऑफ नॉट डूइंग समथिंग। तुम नहीं करके भी कुछ कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो उसे कहते हैं ना करना, एक्ट ऑफ नॉट डूइंग समथिंग, समथिंग जो कि तुम लीगली लाइबल हो, अकाउंटेबल हो उस चीज़ के लिए कि तुम्हें ये चीज़ करनी थी, लेकिन तुम उसे ओमिट कर रहे हो। ओमिट मतलब होता है ना करना, ये भी एक्टस रियस होता है। आओ अपने डेफिनेशंस में चलते हैं। देखो, मेंसरिया हमने पढ़ लिया, इंटेंशन पढ़ लिया, नेग्लिजेंस पढ़ लिया, रेकलेसनेस पढ़ लिया, एक्टस रियस यानी कि गिल्टी एक्ट अगर तुम करोगे उसे हम बोलेंगे एक्टस रियस, जो कि किसी क्राइम का फिजिकल कंपोनेंट होता है। यानी कि मेंसरिया जो मेंटल कंपोनेंट है, ह्यूमन बीइंग जो उसकी प्रेजेंस लगती है, और ये फिजिकल कंपोनेंट है, अपने हाथों से या किसी भी मीन से ये क्राइम कमिट करेगा। ठीक है, इसमें जो तुमने किया वो तो आएगा ही आएगा, जो तुमने छोड़ा, जो तुम्हें करना था वो भी आएगा। एक्टस रियस ओमिटिंग भी फॉर्म करती है, यानी कि ओमिशन अगर तुम किसी काम का करते हो, नॉट डूइंग ऑफ समथिंग इज ऑल्सो एन एक्ट, ऑल्सो एन एक्ट। कुछ ना करना भी कुछ है। अगर तुम ओमिशन कर रहे हो किसी एक्ट का, तो भी तुम एक्टस रियस फॉर्म कर रहे हो। तुम्हारे किताब में बस इतना ही दिया गया है कि फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में ह्यूमन बीइंग, मेंसरिया और एक्टस रियस आते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने तो अभी तक तो नहीं देखा स्टडी मटेरियल में, इंजरी, यानी कि ये सब तीनों होने के बावजूद भी इंजरी होनी चाहिए क्राइम में। ठीक है, लेकिन ये इसीलिए नहीं दिया गया है तुम्हारे बुक में क्योंकि इंजरी हर क्राइम में ज़रूरी नहीं है कि इंजरी हो। पहले हम समझते कि इंजरी क्या है, एनी हार्म, किसी भी तरह का नुकसान जो एक पर्सन को हो इलीगली। ठीक है, लीगली हार्म किया जा सकता है, यानी कि उसे प्रिजन में रखा जा सकता है, पनिशमेंट दी जा सकती है प्रॉपर अथॉरिटीज़ के द्वारा। अगर वो पर्सन को इलीगली कोई हार्म हो रहा है उसके माइंड में, यानी कि उसके बॉडी में, उसकी रेप्यूटेशन में या उसकी प्रॉपर्टी में, माइंड यानी कि ऐसा तुम कुछ कर दो कि उसकी मेंटल स्टेट खराब हो जाए, बॉडी यानी कि उसे मार दो, चोट लग जाए, रेप्यूटेशन यानी कि बदनाम कर दो किसी क्रिमिनल इंटेंट से, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बहुत सारे फेक एलिगेशंस लगा देना जिससे उसकी पोस्ट पर खतरा आ सकता है, और तुम्हारे अपने जो गिल्टी माइंड है उसका इंटेंशन कुछ कुछ पूरा हो सकता है। रेप्यूटेशन को क्रिमिनली इंटेंट से हार्म करना, किसी की प्रॉपर्टी को हार्म करना, घर जला देना या घर में घुस जाना, चोरी करना, तोड़फोड़ करना, ऐसी इंजरीज भी होती हैं एलिमेंट
जो कि क्राइम को फॉर्म करती हैं। क्राइम को फॉर्म करने के लिए इंजरी भी ज़रूरी है, लेकिन इसीलिए नहीं दिया हुआ है तुम्हारे बुक में क्योंकि हर क्राइम में इंजरी की ज़रूरत नहीं होती है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि हमारे कंट्री के खिलाफ, हमारे ही कंट्री के लोग हैं, हमारे कंट्री के खिलाफ प्लान कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर डे में मैं जो है वो सरकार पलटने की कोशिश करूँगा या फिर किसी प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करूँगा, तो ऐसे जो क्राइम्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ऐसे क्राइम्स किए जाए ना किए जाए, एक्टर सीरियस हो ना हो, लेकिन ये सब प्लानिंग के दौरान ही, प्रिपरेशन के दौरान ही पनिशेबल होते हैं। मान लो इसे इसी प्रिपरेशन स्टेज में पकड़ लिया गया तो इंजरी तो हुई नहीं है, अभी कोई एक्टर्स वगैरह एक्टर्स तो हुआ नहीं एक्टर सीरियस, फिर भी ये पनिशेबल होगा। इसीलिए इंजरी के बिना भी काफ़ी सारे क्राइम्स होते हैं जो पनिशेबल होते हैं। ठीक है, हमने अपना जो टॉपिक है वो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ कंप्लीट कर लिया है, जो कि है फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं। 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है? ह्यूमन बीइंग है सबसे पहला एलिमेंट, मेंसरिया होना चाहिए। मेंसरिया में हमने 3 चीज़ पढ़ी, इंटेंशन, नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस। एक्टर सीरियस होना चाहिए। इंजरी हर केस में ज़रूरी नहीं है कि इंजरी हो, ये तुम चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, किसी बॉक्स को बना लेना अपने नोट में और साइड में ये लिख देना। ठीक है, फिर आंसर राइटिंग में तो हम आंसर लिखने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है वो तो करेंगे ही। बाकी उम्मीद है तुम्हें लेक्चर ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो छोटा सा कमेंट कर दो, कुछ भी इमोजी वगैरह कुछ भी डाल दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स वगैरह किसी के देख के, मैं प्रॉपर रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, ऐसे ही पढ़ते रहना। अब मैं चलता हूँ, तुमसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।